योगी आदित्यनाथ जी भूल गए थे, वो उनको अभी याद आया, क्योंकि उनको पता है कि वोट मिलना है नहीं, वोट किस नाम पे हासिल करें। तो उसी लिए उन्होंने एक ये प्रोपोगंडा तैयार करा है, और वो प्रोपोगंडा है इनका अब की बार ये इस तरीके से ये हिंदू और मुस्लिम करके जैसे भी करके वोट को हासिल करेंगे। तो बिल्कुल नज़र रखेगा, पाकिस्तान भी नज़र रखेगा, क्या पता बिरयानी सप्लाई करे पाकिस्तान यूपी चुनाव में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आपको धर्म का मुद्दा भी दिखाई देगा, हिंदू और मुस्लिम का भी मुद्दा सुनाई देगा, कास्ट, रिलीजियन, जाति और धर्म, तमाम मुद्दे आपको सुनाई देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पूर्ण रूप से नकार रही है। जैसे ही आएंगे बीजेपी के नेता, कुछ नहीं करना है इनके साथ में, वो जूते की माला उतारनी है और इनके नेताओं के गले में पिना देनी है बस। एक बार कह के देखिए बीजेपी से किसी भी राज्य में चुनाव लड़ ले शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर, अगर इनके कैंडिडेटों की जमानत न जब्त हो जाए ना, तो आप नाम लिख के ले लीजिएगा। धर्म परिवर्तन के जो तमाम तरीके के धर्म के राजनीति के मुद्दे हैं वो आपको सुनाई देंगे, वरना इससे पहले आपको कोई जाति धर्म का मुद्दा सुनाई नहीं देगा इस देश के अंदर। अभी आप देख लीजिए यूपी चुनाव से पहले कोई धर्म परिवर्तन का मुद्दा नहीं था, कोई जाति का मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, आपको धर्म का मुद्दा भी दिखाई देगा, हिंदू और मुस्लिम का भी मुद्दा सुनाई देगा, कास्ट, रिलीजियन, जाति और धर्म, तमाम मुद्दे आपको सुनाई देंगे। अभी बीच में ये खबरें भी अब न्यूज़ चैनल पे दिख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि जनसंख्या कानून लाया जाएगा। क्या मतलब पहले जो 5 साल से सत्ता में लगभग 4 साल, जी 4 साल से सत्ता में योगी आदित्यनाथ जी भूल गए थे, वो उनको अभी याद आया, क्योंकि उनको पता है कि वोट मिलना है नहीं, वोट किस नाम पे हासिल करें। तो उसी लिए उन्होंने एक ये प्रोपोगंडा तैयार करा है, और वो प्रोपोगंडा है इनका अब की बार ये इस तरीके से ये हिंदू और मुस्लिम करके जैसे भी करके वोट को हासिल करेंगे। और ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून इन्हें 4 साल से याद आता नहीं है, क्योंकि 4 साल से तो योगी जी वहाँ बंगाल चुनाव में बिजी हो जाते हैं, कभी बिहार चुनाव में बिजी हो जाते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी की जाति बता देते हैं, कभी उनको आदिवासी बता देते हैं, तो कभी उन्हें दलित बता देते हैं। तो 4 साल से तो ये इन्हीं कामों में व्यस्त थे, और जो बचा कुचा समय था उसमें ये नाम बदलते गए स्टेटों का। तो अब अगर इनको काम करने की याद आई है और हिंदू मुस्लिम करने की याद आई है, तो उन्हें 4 साल के बाद याद आई है, क्योंकि इनको नज़र आ गया कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पूर्ण रूप से नकार रही है, तो वोट कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए ये प्रोपोगंडा अपना रहे हैं। अच्छा मोहित जी, ये दिखाया जा रहा है मीडिया में कि पाकिस्तान जो है अब यूपी चुनाव पे नज़र रख रहा है पूरा, क्या कहना है इस पर? हाँ, पाकिस्तान तो बिल्कुल नज़र रखेगा, पाकिस्तान भी नज़र रखेगा, क्या पता बिरयानी सप्लाई करे पाकिस्तान यूपी चुनाव में, ये भी हो सकता है। अभी चाइना भी नज़र रखेगा, देखते जाइए, अभी देखते हैं क्या क्या होगा। अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप अक्षरधाम मंदिर पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, संसद पे हमला, इनकी डेट मिलाइए और चुनाव की तारीख मिलाइए। देश इस बात से ही परेशान है कि इस देश में चुनाव के समय पे ही क्यों हमले होते हैं, चुनाव के समय पे ही क्यों आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ना उससे पहले होती हैं ना उसके बाद में होती हैं, चुनाव के समय पे ही होती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कि आखिर पाकिस्तान को हमारे देश के चुनाव से क्या फ़ायदा? और आज भी हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, जबकि बांग्लादेश जिसको बनाने वाले हम हैं, 1972 में हमने बांग्लादेश को बनाया, 1971 में हमने बांग्लादेश को बनाया, और उसके बाद बांग्लादेश को बनाने के बाद आज बांग्लादेश हमसे आगे है, उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी हमसे आगे है। लेकिन आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, क्योंकि हमारे देश की तुलना ही पाकिस्तान से की जाती है, हमारे देश की तुलना ना अमेरिका से की जाती, ना चाइना और जापान से की जाती। 98% की आबादी वाला इजराइल और 133 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, 133 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान आज आपको पता है किससे हथियार खरीदता है? वो खरीदता 98% की आबादी वाले इजराइल से। आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे देश के नेताओं ने इस देश को इतना खोखला कर दिया, इस देश की दीवारों को इतना खोखला कर दिया कि ये वापस से इस हिंदुस्तान को गुलाम बना देंगे। अरे यूपी में यह भी एक खबर आई थी कि हिंदुत्व के मुद्दा जो होगा वो ऊपर होगा, उस मुद्दे में भी चुनाव लड़ेगी। आप एक बात मुझे बताइए, कैसे हिंदुत्व का मुद्दा हो जाएगा? हिंदुओं की लाशों को, उनकी चिताओं को अग्नि नहीं मिलती है, उनकी लाशें वहाँ गंगा नदी से मिलती हैं, और आप कहते हैं हिंदुत्व का मुद्दा होगा। बीजेपी ने खुद अमर उजाला में छपा हिंदुत्व के मुद्दे। अरे तो भैया, अमर उजाला में छपाता, लोगों ने तो अपनी आंखों से नदियों से लाशें निकलते देखी। जब रेत उड़ती है, आंधी चलती है, रेत उड़ती है, तो भाजपा का सारा काला चिट्ठा खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाशें दफन होती हैं रेत में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको वोट मिलेगा? राम के नाम पर इन्होंने घोटाला कर दिया। और आप अगर यूपी की बात करते हैं तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस को भूल जाएंगे क्या? आज मोदी जी के संसदीय क्षेत्र अगर बनारस आपको जाना है तो आपको उसके लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, बाइक की ज़रूरत नहीं है, आपको तैर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ये 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो बाढ़ आ जाती है। अभी आपने देखा पूर्व IAS ने वहाँ पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसा है कि आप इंद्रदेव के ऊपर मुकदमा कर दें, क्योंकि इस देश की सरकार जो है वो लगातार बात करती है हिंदू मुस्लिम पर, वो बात करती है जाति और धर्म पर, और इनके पास ना कोई मुद्दा बचा था और ना बचेगा। जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे हिंदू मुस्लिम के ज़्यादा बात शुरू हो रही है। जी, क्यों? वो इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि वोट किस नाम पर मिलेगा? मांगिए किसान के नाम पर वोट, मांगिए शिक्षा के नाम पर वोट, मांगिए स्वास्थ्य के नाम पर वोट, मांगिए बेरोजगारी के नाम पर वोट, देखिए आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार कह के देखिए बीजेपी से किसी भी राज्य में चुनाव लड़ ले शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के नाम पर, अगर इनके कैंडिडेटों की जमानत ना जब्त हो जाए ना, तो आप नाम लिख के ले लीजिएगा मुझसे। और आपको बता दूं कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हंगामा नहीं होगा, कोई शोरगुल नहीं होगा। जब भाजपा के नेता वोट मांगने के लिए घर घर आएंगे तो अब की बार इनका स्वागत फूल की माला से नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम जनता, उत्तर प्रदेश के किसान एक जूते की माला तैयार करके रखेंगे। और जैसे ही आएंगे बीजेपी के नेता, कुछ नहीं करना है इनके साथ में, वो जूते की माला उतारनी है और इनके नेताओं के गले में पिना देनी है। बस इनका स्वागत अब की बार जूते की माला से करना है, ताकि ये शर्मिंदा होकर खुद देश को छोड़कर चले जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोहित जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे होगा। लगातार किसान ये बोल रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, जमे रहेंगे बॉर्डर्स पर, ठीक है जी, लेकिन सरकार आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है कि किसान नेता तो राजनीति कर रहे हैं, आखिर कब तक आम किसानों को सड़कों पर बैठाए रहेंगे? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, 7 महीने के दौरान हमारे देश के कम से कम 500 से ज़्यादा हमारे किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये 500 से ज़्यादा शहादतों के चलते आपको लगता है कि इस देश का किसान अब बॉर्डर से हटने वाला है? दूसरी बात, जो लोग कहते हैं, जो नेता कहते हैं कि किसान को यहाँ पर पैसों में लाया गया है, तो इन बुजुर्गों को खरीदने की औकात किसी सरकार की, किसी नेता की नहीं है जो इनके ज़मीर को खरीद सके। ज़मीर मर गया है तो इस देश के नेताओं का, उन अभिनेताओं का जो योगा का ड्रामा करके दिखाते हैं, लेकिन किसान को लेकर उनके मुंह से, उनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती, जैसे उनकी हलक में सत्ता की दलाली का फेविकॉल अटक गया हो, जो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और आपने कहा किसान की ओर ध्यान नहीं दे रही, तो किसान की ओर अभी नहीं ध्यान दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि ये वो दिन भूल गए जब इस देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ PL गेहूं आता था, जिसे खाकर इस देश की जनता बीमार पड़ जाती थी, मर जाती थी। तब भारत देश ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा, कि भूखे मर जाएंगे लेकिन इसी देश में अनाज पैदा करेंगे, इसी देश का अनाज खाएंगे। लेकिन आज इस देश की सरकार वापस से वो दिन दिखा रही है कि हमें विदेश से अनाज लेना पड़े। लेकिन ये जो बुजुर्ग जो खड़े हैं, ये सिखा रहे हैं हमें कि किस तरीके से जब बात अपने देश की हो, अपने देश की मिट्टी की हो, अपने हक और अधिकार की हो, तो किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है। जैसे इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ाकर हमारे देश की ज़मीन को बचाया, अब की बार ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार से, यानी भारतीय जनता पार्टी से, अपने देश की ज़मीन को आज़ाद कराने की बारी है। और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि इस लड़ाई में अगर जीत होगी तो इस देश के किसान की होगी। जय हिंद, जय भारत।